महिला आरक्षण बिल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद में जारी विशेष सत्र के बीच देश में महिला आरक्षण अधिनियम 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस एक्ट में विधायिकाओं को महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था है। कानून मंत्रालय की ओर से इस संबंध में कल यानी कि 16 अप्रैल को सरकारी नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। ये कानून संसद में महाबहस के बीच आधी रात को लागू हुआ। हालांकि अभी इस बारे में ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि 2023 के इस कानून को 16 अप्रैल से प्रभावी करने के लिए अधिसूचित क्यों किया गया है, जबकि संसद में इसी कानून में संशोधन करके इसे 2029 में लागू करने पर बहस चल रही है। और इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह आरक्षण 2027 की जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के पूरा होने तक लागू नहीं हो सकता था। वर्तमान में लोकसभा में जिन 3 विधेयकों को लेकर चर्चा हो रही है, उनका उद्देश्य इस आरक्षण को 2029 से लागू करना है। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार जब बहस हो रही है इस कानून को लेकर, वुमेन रिजर्वेशन को लेकर, इस भी 2023 के रिजर्वेशन बिल को लागू करने का मतलब क्या है? अमित, उसके पीछे वजह ये थी कि 2023 में जब संविधान संशोधन किया गया और उसे एक्ट बनाया गया, पार्लियामेंट ने पहले बिल को मंजूरी दी, उसके बाद राष्ट्रपति के साथ हस्ताक्षर हुआ, लेकिन वो एक्ट यानी कि वो कानून संविधान का पार्ट तब होता है जब उस कानून को लागू करने का कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। उस बिल में प्रावधान ये था कि गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि किस दिन से ये कानून इम्प्लीमेंट होगा, यानी कि किस दिन से इसे नोटिफाई कर दिया जाएगा। और जैसे ही गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होता है उसके बाद वो सीधे संविधान का पार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर समस्या ये थी कि सरकार ने उस कानून को पास करा लिया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो अधिनियम यानी कि एक्ट बन गया, लेकिन उस कानून के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ था कि किस तारीख से ये कानून लागू होगा। अब जब वो कानून लागू ही नहीं हुआ तो अभी जो आप जिस कानून की बात कर रहे हैं, जो संविधान संशोधन, फिर वो कैसे प्रभावी हो सकता है? संशोधन तो किसी कानून में प्रभावी हो सकता है ना जी। तो अगर पिछला कानून संविधान का अंग नहीं बन पाया क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, तो फिर उसमें संशोधन का मतलब कैसे खड़ा हो सकता है? ये बात जो गवर्नमेंट की लॉ एजेंसीज हैं, शायद उनकी जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, उनसे पहले थोड़ा मिस हुआ और उसके बाद आनन फानन में कल इस काम को किया गया और 16 तारीख वो डेट मुकर्रर करके उस कानून को लागू किया गया। अब उस कानून में संशोधन के लिए अभी जो पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है वो उस कानून में संशोधन के लिए हो रही है। अब अगर ये संशोधन पास नहीं हुआ तो भी पिछला कानून एक्टिव रहेगा, यानी कि 16 अप्रैल से वुमेन रिजर्वेशन बिल जो कि 2023 में पास हुआ था वो नोटिफाई हो गया है और वो रहेगा एक्टिव। अगर वो नहीं रहता तो फिर इस संशोधन का मतलब ही क्या, जब वो कानूनी संविधान का पार्ट नहीं था। बिल्कुल देवेंद्र, यानी कि आज जब संसद में बहस होगी तो हम ये मान के चलते हैं कि विपक्ष के लिए ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। देखिए, इसमें कोई इतना बड़ा मुद्दा वाली चीज नहीं है। निश्चित तौर पर विपक्ष का बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि जो संशोधन लेकर आया गया है इसे विपक्ष पूरी तरह से गिराने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ 2 बचेगा सरकार के पास। या तो सरकार ने इस तरह से फ्लोर मैनेजमेंट को कर ले कि लगभग 67 सांसद गैर हाजिर रहे अपोजिशन के, तब वो सरकार जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए उसके थ्रू पास करा लेगी। अन्यथा दूसरा ऑप्शन ये है कि सरकार अपोजिशन का सेंस देख के वोटिंग से जस्ट पहले बैकआउट करे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। तो ये सारे ऑप्शन आज दिन में दिखेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे अपोजिशन के रवैये में कोई बदलाव होता ना देख सरकार के लिए मुश्किल होगा कि इस कानून को स्पेशल मेजोरिटी से पास करा लिया जाए। अब देखना होगा कि सरकार आगे कौन सा रास्ता चुनती है। अच्छा देवेंद्र, क्योंकि ये सवाल जब उठ ही गया है तो मुझे लगता है कि कल जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातें रखी और जिन्होंने जिस तरह से स्पष्ट रूप से जो आशंकाएं थी विपक्ष की उसको दूर कर दिया, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर दक्षिण के राज्य हो, क्या आपको लगता है कि सरकार ने अपने नंबर्स मैनेज कर लिए या सरकार आश्वस्त है कि वो इसको पूरे बहुमत के साथ पास करा लेगी?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकार के पास पहली बात वो अपने नंबर स्पेशल मेजोरिटी के हिसाब से है नहीं, और दोनों ही सदन में नहीं है, न लोकसभा में है न राज्यसभा में है। तो वहां पर अपोजिशन सरकार के पास बहुमत है, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी की बात जो हम लोग कर रहे हैं, जो कि इस संविधान संशोधन के लिए आवश्यक था, यानी कि कुल संख्या जो स्ट्रेंथ है हाउस का, उसका बहुमत, और जो उपस्थित होंगे और वोट करेंगे उसकी 2/3 मेजोरिटी। तो वो तभी हो सकता है अभी के एनडीए के स्ट्रेंथ के हिसाब से, जब अपोजिशन के बहुत सारे सांसद या दल गैर हाजिर रहे वोटिंग से, जो कि अभी तक उसका कोई इंडिकेशन नहीं है। तो उस कंडीशन में सरकार के सामने वो ऑप्शन तो था नहीं, लेकिन सरकार ने पूरी कोशिश की कि अपोजिशन के जितने कंसर्न हैं उन पे क्लैरिफाई कर दिया जाए। और कल आपने देखा कि हालांकि गृह मंत्री का डिटेल जवाब आज होगा, लेकिन इससे पहले कल ही जब विपक्ष के कई सारे सांसदों ने ऐसे सवाल खड़ा किए जिसका इस बिल से कोई लेना देना नहीं है, जो भ्रम वाली चीजें थी, उस समय भी गृह मंत्री अमित शाह ने उन सबको साफ कर दिया कि साउदर्न स्टेट में कोई प्रोपोर्शन में कमी नहीं होने जा रही है, कास्ट सेंसस होगा ही होगा, डिलिमिटेशन की व्यवस्था वैसे ही है जैसे पहले से चली आ रही है। ये सारी चीजें फ्लोर ऑफ द हाउस खुद गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर किया, लेकिन अपोजिशन इसको पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के हिसाब से देख रहा है, और वो अपने रवैये में ये नहीं बदलाव करना चाहता है कि वो ये सरकार के पास फिर से मौका दे कि सरकार ने महिलाओं के लिए। तो देवेंद्र, आज का भी इंतजार करते हैं जब गृह मंत्री अमित शाह आज तमाम जो सवाल उठाए गए हैं उसका जवाब देंगे, लेकिन साथ ही साथ 2023 का जो वुमेन रिजर्वेशन बिल था उसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और इस बारे में जैसा हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने बताया, इसकी वजह यह है क्योंकि जिस कानून को संशोधित करने के लिए बहस किया जा रहा है उसको पहले संविधान के तहत कानून बनना होगा, उसके लिए नोटिफिकेशन आना जरूरी होता है। उसी के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अब देखना होगा कि क्या सरकार जो संशोधन चाहती है और जिस तरह से इस बिल को लेकर लाना चाहती है उसमें सरकार कामयाब होती है या नहीं होती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की आधी आबादी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पर शाम 4 बजे वोटिंग होगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे। इस दौरान पीएम मोदी भी चर्चा में शामिल हो सकते हैं। वहीं आज विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मोर्चा संभालेंगे। विपक्ष पहले ही ये साफ कर चुका है कि वो महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार इसमें डीलिमिटेशन बिल को जोड़ करके लाना चाहती है, इसीलिए विपक्ष इसके खिलाफ है। वहीं दक्षिण भारत राज्य के पार्टियों की अलग समस्या है। उनका कहना यह है कि सरकार संसद में दक्षिण की आवाज को कम करने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि सरकार ने चर्चा पहले दिन बता दिया था कि डीलिमिटेशन का फॉर्मूला क्या होगा और कैसे राज्यों में सीटों का बंटवारा किया जाएगा। बावजूद इसके विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। चर्चा के पहले दिन सरकार और विपक्ष के बीच में जोरदार बहस भी हुई। पहले दिन लोकसभा की कार्रवाई देर रात 1:22 तक चली और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में मौजूद रहे। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि सरकार इस बिल के जरिए संविधान को खत्म करना चाहती है। वहीं प्रियंका के आरोपों पर बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने जोरदार पलटवार भी किया। इन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खोलें। इसी में से एससी एसटी का जो दर्जा है, एससी एसटी में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, ओबीसी का भी उचित आरक्षण हो जाए, आज पारित हो सकता है। सच्चाई ये है कि आज की चर्चा दरअसल महिला आरक्षण पर है ही नहीं। जो विधेयक के सरकार ने पेश किया है उसका प्रारूप हमने पढ़ा, उससे पूरी चर्चा ही बदल गई है। संसद का 50% विस्तार प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रक्रिया के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े परिवर्तन के नियम क्या होंगे, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पूरे विधेयक में एक भी शब्द नहीं है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं। इसका मतलब यह है कि परिसीमन आयोग में सरकार द्वारा चुने गए 3 जने इस पूरे देश के प्रदेशों का वजूद, देश के लोकतंत्र में उनकी भागीदारी और उनका महत्व तय करेंगे। लोकतंत्र को खत्म करने की शुरुआत तो इस सरकार ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया
और अन्य संस्थाओं पर अपना पूरा दबाव डालकर शुरू कर ही लिया था, मगर अब लोकतंत्र पर खुला वार होने जा रहा है। अगर ये विधेयक पारित होता है तो समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाए। अभी प्रियंका गांधी जी कह रही है कि संविधान ही बदल देंगे, यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी ही खत्म कर देंगे। कुछ भी करने को जाते हैं तो डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। आप थोड़ा भी अगर कॉमन सेंस यूज करें कि जो लोकप्रिय नेता है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेता है प्रधानमंत्री जी, जिन्हें डेमोक्रेसी ने उनकी पार्टी को लाया है, वो उस डेमोक्रेसी को क्यों खत्म करेंगे? वो थोड़ा ना कोई इंदिरा गांधी जी की तरह उनसे कोई कुर्सी ले रहा है तो उनको कुर्सी पे हक जमा के रखना है तो वो डेमोक्रेसी खत्म करनी ही पड़ेगी। ऐसी तो कोई स्थिति है ही नहीं। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर किसी के लिए डेमोक्रेसी वर्क करती है तो वो मेरे लिए ही सबसे ज्यादा वर्क करती है, तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। जब देखो लोगों को बहलाना फुसलाना, जब देखो जो है वो झूठी बातें चलाना, और अब एक नई बात सीखी है, डिलिमिटेशन जो है। चलो वुमेन्स बिल, उनमें हिम्मत नहीं है बोलने की, डिलिमिटेशन में लफड़ा है, इसको हम लोग नहीं आने देंगे। अरे प्रियंका गांधी जी, जब लास्ट टाइम डिलिमिटेशन तो कोई बीजेपी का तो कोई प्रोसीजर है नहीं, एक ये संवैधानिक ये एक प्रोसीजर है, हर 11-11 साल में होता था। 51 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ। 71 में जब हुई डिलिमिटेशन तो 61 करोड़ जो है वो भारतीय थे। उस टाइम पे जो 543 जो लगभग सीटें थी, आज भारतीयों की संख्या 140 हो गई है। क्या उनका समीकरण है? क्या उसमें से SC ST उनको उनका हक नहीं मिलेगा? SC ST में भी 1/3 हक महिलाओं, उनकी क्या संख्या है, उनकी क्या सीट आएगी? ये सारी कैलकुलेशन किस तरह से आप रिजर्वेशन देंगे? 140 करोड़ जो अब महिलाएं हैं तो दे शुड नॉट बी अकाउंटेड फॉर। इस तरह की ये बहकी बातें कर रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय जी, सोनिया गांधी जी कहती हैं कि इनको इतनी जल्दी क्यों है, ये महिला बिल इतना जल्दी में क्यों लाते हैं? तो आपकी तरह होना चाहिए था कि 30 साल जो है आपने इस बिल को लटका के रखा। और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान एसपी सांसद इकरा हसन ने कहा है कि ये बिल बीजेपी सरकार की शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स है। बीजेपी इसके जरिए तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वोट पाना चाहती है। और वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पर जाति तलाश करती है। दुख के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि जो महिला विधेयक इस सरकार ने 2023 में पास किया था, आज फिर से उसको लेकर आने की और उसको डिलिमिटेशन और सेंसस के आड़ में छुपाने की जो कोशिश की जा रही है, ये इस देश की महिलाओं के साथ इस सरकार का ये सरकार फिर से एक धोखा करने जा रही है। पहले 2034 में इन्होंने इसके इम्प्लीमेंटेशन को कहा, अब भी इनकी नीयत 2029 में इस बिल के इम्प्लीमेंटेशन की नहीं है। ये चाहते हैं कि ये लोग सिर्फ डिलिमिटेशन और अपने हिसाब से करने जा रहे सेंसस के आधार पे महिलाओं को उनके अधिकार देने से रोके। आज चिंता महिला आरक्षण की नहीं है। महिला आरक्षण बिल तो सर्वसहमति के साथ इसी सदन में 2023 में पास हो चुका है। चिंता इस बात की है कि आरक्षण की आड़ में मन मुताबिक डिलिमिटेशन से कैसे राजनीतिक लाभ उठाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 में इसी सरकार ने देश को बताया था कि महिलाओं का आरक्षण केवल नई जनगणना और परिसमन के बाद ही लागू किया जा सकता है। इसे न्याय और सटीकता के लिए आवश्यक बताया गया, लेकिन अब मात्र 3 वर्षों के भीतर वही सरकार कह रही है कि नई जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है। इन 3 वर्षों में ऐसा क्या बदल गया? क्या संविधान बदल गया या सरकार की प्राथमिकताएं बदल गई? ये अचानक आई तत्परता महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि चुनावी लाभ के लिए है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनावी प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए सरकार का यह बदलाव किसी ठोस बुनियाद पर आधारित नहीं, बल्कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल माइलेज पर आधारित है। पहले कहा गया कि अपडेटेड आंकड़ों के बिना प्रतिनिधित्व अन्यायपूर्ण होगा, और आज उसी सिद्धांत को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है। ये आग्रह करना चाहूंगी कि आपके संशय डिबेट तक सीमित रहे, वोट तक उन पर उनकी परछाई मत पड़ने दीजिएगा। माननीय उपनेता सदन ने कहा कि हम आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं। मैं उन्हें याद कराना चाहती हूं कि 40 बरस से इस देश की बेटियां
प्रतीक्षा कर रही थी नारी शक्ति अधिनियम लागू हो, महिला आरक्षण लागू हो। ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो सर्वसम्मति से इसको पारित कर कानून बना पाई सितंबर 2023 से। तो हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है, ये तो परिलक्षित हमने सितंबर 2023 में ही कर दिया। मैं फिर पूछना चाहती, बार बार विपक्ष के कई साथियों ने कहा टाइमिंग की बात करी, यहां तक कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा जल्दबाजी। मैं पूछना चाहती हूं कि 40 बरस की डिले के बाद भी आप जल्दबाजी का आरोप किस मुंह से लगा रहे हैं? और रही बात इलेक्शन की, महोदय, जब तक कि एक राष्ट्र एक चुनाव का रिफॉर्म इस देश में लागू नहीं हो जाएगा, हमारी पॉलिटी का नेचर ये है कि यहाँ तो चुनाव हमेशा रहते हैं। महोदय, एक भय, एक भ्रम बना दिया गया है डीलिमिटेशन को। मैं आपके माध्यम से ये बात स्पष्ट कर दूं हमारे विपक्ष के साथियों को, डीलिमिटेशन यानी परिसीमन भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच नहीं है। इट इज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ द बीजेपी, इट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है, उन्हीं के रचित कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये प्रावधान है, ये मैकेनिज्म है जहां पर डीलिमिटेशन अनिवार्य है। पर महोदया, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना मंजिल है, परिसीमन केवल और केवल राह है। आप राह और मंजिल में कंफ्यूज मत होइए। और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और बीजेपी सांसदों में तीखी बहस भी देखने को मिली। चर्चा के दौरान कांग्रेस जहां बिल की टाइमिंग पर सवाल उठाती रही, वहीं पर बीजेपी की महिला सांसद बिल से महिलाओं को होने वाले फायदे बताती रहीं। 2023 में लागू हुआ नारी सम्मान अधिनियम पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के इलेक्शन के बाद भी पारित हो सकता था, क्योंकि 29 में लागू करना है। कुछ ही हफ्ते की बात थी, मगर नहीं, मौका चला जाता। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इन दो राज्यों की महिलाओं को बरगलाने के लिए और एक प्रलोभन देने के खातिर इस बिल का इस्तेमाल ये सरकार करना चाहती है। दूसरा, इस महिला आरक्षण बिल की आड़ में बिना नया सेंसस करवाए डीलिमिटेशन का बिल भी सोची समझी साजिश से पारित करवाना चाहती है, पर हम इनकी ये बेईमानी सफल होने नहीं देंगे। ये कैसी सरकार है जो वोटों के लिए अपने ही देश की महिलाओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है? ये केवल कानून नहीं, ये भारत के लोकतंत्र का पुनर्निर्माण है। अभी हमारे विपक्ष के साथियों ने कुछ सवाल उठाए कि डीलिमिटेशन से वेटेज बदल जाएगी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया, एक उदाहरण साउथ का देकर, कि आज भी उनकी टोटल वेटेज 23.76 है, जो कि 1976 में तय की गई थी, और आने वाले डीलिमिटेशन के रिजल्ट के बाद भी ये सेम रहेगी, यानी वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन में आप घपला कर सकते हैं, तो वो भी आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में जिस तरह से आपने डीलिमिटेशन आयोग का गठन किया था, वही सेम स्ट्रक्चर, सेम पैटर्न हम रखेंगे, यानी वहां अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में सभी पार्टियों को इसका समर्थन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बिल को राजनीतिक तराजू से न तोलें। महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया, तो ये विषय ही नहीं रहा। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो,
आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना, उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। कि मैं अति पिछड़ी समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है, और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है, और इसलिए और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूं, और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं कि जिसके कारण आज मैं यहां हूं। यहां बैठकर के हमें किसी को संविधान ने देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है। जो शपथ लेके हम बैठे हैं ना, हम सबको एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व बने। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम टुकड़ों में न सोच सकते हैं, न टुकड़ों में हम निर्णय कर सकते हैं। सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में, इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए, वो तो जमाना चला गया, आपको करना नहीं है। और लोकसभा में विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल के सहारे सरकार को अपनी सियासी चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब देकर विपक्ष की बोलती बंद कर दी। इन्होंने कहा कि जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है सरकार, इसको भी मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए। सरकार की कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाति जनगणना करने का निर्णय कर लिया है। अगली जनगणना जाति जनगणना होने वाली। जनगणना 2 हिस्सों में होती है। पहले सभी मकानों को इंगित किया जाता है, और उसके बाद में जो बिल्डिंग्स होते हैं, इसके अंदर रहने वाले बंदों को इंगित किया जाता है। तो बिल्डिंग की अभी तक कोई जाति की व्यवस्था हुई नहीं है, होगी तब इसको भी गिन लेंगे वे। अभी तक बिल्डिंग की कोई जाति व्यवस्था नहीं है मान्यवर। जब व्यक्तियों की जाति गिनी जाएगी तब जाति जनगणना का सवाल आएगा। ये भी मैं आज पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 850 का आंकड़ा कहां से आया ये मैं समझाता हूं। 850 का जो आंकड़ा है मान्यवर, वो इस तरह से बना है कि काल्पनिक रूप से सोच ले कि 100 सीटें हैं, अगर 33% माताओं को, मातृशक्ति को आरक्षण देना है तो उसमें 50% बढ़ाते हैं तो सीटें होती है 150, और 150 जब होती है इसका 33% करते हैं तो 100 सीटें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जो 543 सदस्य बैठे हैं, इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। तो ये 50% इस तरह से आया है, और 850 है वो राउंड ऑफ फिगर है। 816
एग्जैक्ट संख्या होगी। डीलिमिटेशन कमीशन का जिक्र आया कि डीलिमिटेशन कमीशन में आप आपके लोग बिठा दोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो मैं माननीय सदस्य प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, हमने डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। फुल स्टॉप कोमा में आपका डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट को हमने रिपीट किया है। अगर आपने उस वक्त मैनिपुलेशन किया है तो मैं इतना कह सकता हूं, आप कह रही हो कि इससे मैनिपुलेशन होगा, तो आपने अगर उस वक्त ये एक्ट का उपयोग कर कर मैनिपुलेशन किया होगा तो मैं इतना कर सकता हूं कि हम नहीं करेंगे। और आज की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट की जंग के बीच आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है। 10 दिन का ये सीज फायर भारतीय समय के मुताबिक रात 2:30 बजे से शुरू हो चुका है और इसके बाद दोनों देशों के नेता वॉशिंगटन में बैठक करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि सीज फायर को लेकर के जो भी बातचीत होगी उसमें हिजबुल्लाह भी शामिल होगा। पिछले 34 साल में ये पहला मौका है जब इजराइल और लेबनान के नेता आपस में मिल रहे हैं और इस बीच बेरूत में रात भर फायरिंग करके लोगों ने सीज फायर का जश्न मनाया। अब इस सीजफायर के बाद अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे राउंड की बातचीत की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस बीच ट्रंप ने यह दावा कर दिया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए सहमत हो चुका है। हालांकि ईरान की ओर से इस पर कोई भी औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच ट्रंप ने कहा है कि अगर इस्लामाबाद में डील होती है तो वो खुद वहां जाएंगे। एटमी हथियार पर झुका ईरान, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। इजराइल लेबनान में सीज फायर, ईरान बातचीत को तैयार। हमला सीज फायर के लागू होने के 1 घंटे पहले तक होता रहा। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमले किए तो लेबनान की तरफ से इजराइल पर रॉकेट दागे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इजराइल और लेबनान 10 दिन के सीज फायर पर राजी हो गए हैं और युद्ध विराम भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार देर रात 2:30 बजे से लागू हो चुका है। ट्रंप ने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, जिसके बाद ये सहमति बनी। नेतन्याहू और जोसेफ ओन जल्द ही वॉशिंगटन में मिलेंगे। पिछले 34 सालों में ये पहला मौका है जब इजराइल और लेबनान के बीच सीधी बातचीत हुई है, लेकिन सीज फायर लागू होने से पहले लेबनान की तरफ से इजराइल के शहर कारमेल को निशाना बनाकर ये रॉकेट दागे गए। ये हमला सीज फायर लागू होने से थोड़ी देर पहले हुआ। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का सीज फायर लागू हो गया है। इजराइल और लेबनान की बातचीत में हिजबुल्लाह भी पार्टी बनेगा। I think they will. I think it's going to be, actually it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. And I think it could be number 10 for me. सीज फायर अगर कायम रहता है तो अमेरिका और ईरान के बीच भी बातचीत की तारीख जल्द आ सकती है, लेकिन बात ईरान के एटमी प्रोग्राम पर अटकी है। वॉशिंगटन ने तेहरान को एक समझौता प्रस्ताव दिया है जिसमें कहा गया है कि ईरान अगले 20 साल तक परमाणु कार्यक्रम रोके, इसके बदले अमेरिका ईरान की संपत्तियों से पाबंदी हटा देगा। ईरान ने इस प्रस्ताव को कबूल नहीं किया, बल्कि अपना एक प्रस्ताव रखा जिसमें यूरेनियम संवर्धन अधिकार बरकरार रखे गए, लेकिन उसकी लिमिट कम कर दी। इस पर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए तैयार हो गया है। We're doing very well, I can tell you. Maybe it'll happen before that. I'm not sure it needs to be extended. Just so you know, Iran wants to make a deal, and we're dealing very nicely with them. We've got to have no nuclear weapons. If we do, that's a big factor. And they're willing to do things today that they weren't willing to do 2 months ago. पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप के मैसेज को लेकर तेहरान में मीटिंग्स कर रहे हैं। यहां ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि डील नहीं हुई तो सीज फायर नहीं बढ़ेगा। I would say the fighting. If there's no deal, fighting resume.
आसिम मुनीर ने तेहरान में राष्ट्रपति पेजेशकियान से मुलाकात की। बातचीत करने वाले डेलीगेशन के हेड गलीबाफ से बात की, लेकिन ट्रंप की जिद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उससे कम में समझौता होने की गुंजाइश नहीं दिखती। Very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bombers. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया कि दूसरे राउंड की बातचीत भी इस्लामाबाद में होगी। अब ट्रंप कह रहे हैं कि वो खुद इसके लिए इस्लामाबाद जा सकते हैं। I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. इन सब के बीच हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी जारी है। वहां पर टेंशन बरकरार है। कोई भी अपनी मोर्चेबंदी कम नहीं करना चाहता। और बड़ी खबर, यूपी की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट किया गया। दरअसल आज एसपी का डेलीगेशन नोएडा आना था, जिसमें माता प्रसाद पांडे समेत 10 लोग थे जो नोएडा में मजदूरों, श्रमिकों और उनके परिवार से मिलने वाले थे। लेकिन इससे पहले ही माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया।